राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करो कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। इसके पहले हमने पढ़ा आदिकाल और भक्तिकाल संक्षिप्त में, एक पाठ्यक्रम पे, पूरे पाठ्यक्रम पे सरसरी नगर से। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। रीतिकाल की काल अवधि में भक्ति आदि समस्त मान्य प्रवृत्तियाँ पीछे रह गई थी। तो सबसे पहले स्वागत है सभी का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें। पुराने हैं तो लोग भी देखें पूरा। तो आइए पढ़ते हैं। तो रीतिकाल की कालावधि में भक्ति आदि समस्त मान्य प्रवृत्तियाँ पीछे रह गई थीं। यदि भक्ति भाव कहीं दिखाई देता है तो वह भी विशुद्ध श्रृंगारिकता से संपृक्त है और मानसलता से बोझिल। रीतिकाल की रामायण विषयक सीमा के विषय में हमें कोई विवाद दिखाई नहीं देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की यही सीमा स्वीकार की है। कुछ लोगों की मान्यता है कि जिस युग में रीति निरूपण अथवा रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रतियोगिता रही, उस समय 1700 से 19 तक है। इन निश्चित संवतों को स्वीकार करने में कुछ लोगों को आपत्ति है। इसका कारण है कि रीति कवियों के कुछ ग्रंथ इस सीमा से आगे पीछे रखे जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ चिंतामणि कृत रस विलाप और मतिराम कृत रसराज सन 1643 से 10 वर्ष पूर्व तथा ग्वाल कवि की रस रंग आदि रचनाएं 1843 से ईस्वी में लगभग 15 वर्ष बाद की ठहरती हैं। कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ किंतु रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई हैं। ऐसी स्थिति में रीतिकाल की सीमाएं में सामान्य रूप से 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मान लेनी चाहिए। फिर देखते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कौन। तो अलग अलग आलोचक अलग अलग प्रवर्तक मानते हैं। तो यह प्रश्न विवादास्पद है। कुछ विद्वान आचार्य केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं तो कुछ आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को यह गौरव देना चाहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि यद्यपि समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि वे अपने काल की हिंदी काव्यधारा से पृथक होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य कहलाए। इससे कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केशव को श्याम सुंदर दास जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। वस्तुतः यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। कारण इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि केशव ने रीति ग्रंथों का सृजन किया और इसमें वे आदिम आचार्य हैं। यद्यपि श्याम सुंदर दास का ऐसा मानना भी निराधार है क्योंकि केशव से पूर्व भी कई रीति ग्रंथ लिखे गए हैं। उदाहरणार्थ सूरदास का साहित्य लहरी। यद्यपि श्याम सुंदर दास का ऐसा मानना भी निराधार है क्योंकि केशव से पूर्व भी कई रीति ग्रंथ लिखे गए हैं। उदाहरणार्थ सूरदास का साहित्य लहरी, नंददास का रस मंजरी और कृपाराम की हित तरंगड़ी व कर्णेश का करवा भरण। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन ग्रंथों में काव्य शास्त्र का गंभीर व सांगोपांग विवेचन नहीं हुआ है। पहले इस पद्धति पर रचना करने वाले में आचार्य केशव का नाम ही आता है। रामचंद्रिका तक में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। फिर आचार्य शुक्ल का मत उपर्युक्त मत के विपरीत है। उनकी दृष्टि में रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव दास न होकर चिंतामणि हैं। शुक्ल जी यह मानते हैं कि केशव दास ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक विवेचन और समावेश पहल आचार्य केशव ने किया। यह मानकर भी शुक्ल जी आचार्य केशव को रीतिकाल के रीति ग्रंथों के प्रवर्तक का श्रेय देने में हिचकते हैं। वे कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। परंतु शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार क्या है? इसके उत्तर स्वरूप आचार्य शुक्ल का यह मत अवलोकनीय है। साहित्य की मीमांसा प्रायः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली और उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया था जो भामा और उद्भट के समय में थी। उस समय उत्तर दिशा का नहीं, जो आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। पर केशव दास के उपरांत तत्कालीन रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा, उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली। काव्य के स्वरूप और अंशों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती आचार्यों का मत ग्रहण किया।
हिंदी के रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना चाहिए। बहुत सारे लोग केशवदास को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चिंतामणि को ही मानते हैं। कतिपय विद्वान केशव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी मानकर यहाँ तक प्रमाणित करते हैं कि केशव तो रीतिकालीन सभी प्रवृत्तियों के प्रवर्तक हैं। अधिसंख्य आलोचक मानते हैं कि केशव केवल रीति परंपरा के ही प्रवर्तक नहीं ठहरते हैं, प्रत्युत रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली अन्य प्रमुख प्रवृत्तियों के भी प्रवर्तक ठहरते हैं। हम यानी संकोच भाव से कह सकते हैं कि रीति परंपरा को सुपरिवर्तित और पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय केशव को ही है। फिर देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर इसे रीतिकाल का नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल की संज्ञा दी और डॉक्टर रसाल ने कला काल कहकर संबोधित किया। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि में श्रृंगार काल है। अपने तर्क की पुष्टि में उनका कथन है कि रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस, अलंकार, शब्द, शक्ति या नायिका भेद रहा हो, पर उन सब का वर्ण विषय श्रृंगार ही है। सारे रीति काव्य में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है। वस्तुतः इस युग में नायिका भेद, खड़ ऋतु वर्णन, नक्शी वर्णन को विस्तार दिया गया और अलंकार, शब्द, शक्ति आदि के उदाहरण भी श्रृंगार परक ही दिए गए। व्यापक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग के कवियों में से किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का प्रस्तार किया, किसी ने सीधे नायक नायिका भेद, नक्शी, खड़ ऋतु, बारहमासा के बनाए सांचे ले लिए। अभिप्राय है कि इस युग में श्रृंगार की ही प्रमुखता हर क्षेत्र में रही। भूषण सरीखे वीर रस के कभी भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बाद में इसे स्वीकृति देते हुए कहा, वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो यह नाम तो रीतिकाल ही निकला। निष्कर्षतः यही कहा सकता है कि इस युग में अलंकरण, रीति, शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीतिकाल नाम ही अधिक प्रचलित हुआ। जैसे कि आदिकाल का नाम बहुत लोगों ने दिया, लेकिन हजारी प्रसाद का दिया हुआ नाम आदिकाल चला। रीतिकाल और आदिकाल विवादों में रहा, भक्ति काल ही विवाद में नहीं रहा नामकरण को लेकर के। तो रीति काव्य में 3 धाराएं प्रचलित थीं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त और रीति सीधी काव्य धारा। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं केशवदास, देव, मतीराम, पद्माकर, ग्वाल आदि। तो इस काव्यधारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य की रचना किया करते थे। इन कवियों ने लक्षण उदाहरण की शैली पर काव्य रचना की। इनकी शैली रही पहले दोहे के काव्यांश का लक्षण, फिर उसके नीचे कवित्व, सवैया में स्वनिर्मित उदाहरण देना। फिर रीति मुक्ति काव्यधारा के कौन है? तो रीति मुक्ति काव्यधारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों को न अपनाकर या उनसे न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि आते हैं। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने तो इन रीति मुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना उचित नहीं समझा और इनको फुटकर कवियों में ही स्थान दिया, जबकि इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से भी श्रेष्ठ ठहरती है। वास्तव में ये कवि न तो नगण्य ही हैं न उपेक्षणीय हैं। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय कवि हैं ठाकुर, गानानंद, बोधा, आलम आदि। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। इनकी 2 विशेषताएं शुक्ल जी ने बताई है, रस भाव, नायक नायिकाओं व अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता है, मार्मिकता व मनोहारिता का बाहुल्य है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कवियों में घनानंद को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। हरिहर जी ने प्रेममय उल्लास और हार्दिक अनुराग को व्यक्त करने वाले कवियों की एक लंबी सूची दी है, जिसमें उपयुक्त कवियों का नाम उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपयुक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में द्विजदेव का नाम और जोड़ दिया है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा आदि सभी अपनी अपनी सूची में उपयुक्त कवियों की प्रमुखता प्रदान कर गए हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा में कौन आता है? तो इसके अंतर्गत सेनापति व महाकवि बिहारी आते हैं। इन कवियों ने लक्षण उदाहरण
की पद्धति पर काव्य रचना नहीं की, परंतु काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांशों पर लगा रहता था। हम स्वयं देख सकते हैं कि बिहारी का प्रत्येक दोहा किसी न काव्यांश, लक्ष्य, अलंकार, नायिका भेद, श्रृंगार रस आदि का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो प्रतिपाद्य और प्रवृत्तियाँ क्या हैं इसकी? तो यह है सामंती अभिरुचि, आचार्य तो प्रदर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगार प्रवृत्ति, नारी सौंदर्य चित्रण, नायिका भेद कथन, नक्सिक वर्णन, भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा, मुक्तक शैली का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग। तो यह कुल 12 विशेषताएं दी हैं, प्रवृत्तियां दी हैं। तो आप चाहें तो वीडियो रोक के हेडिंग को रोक सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रवृत्तियां देख लिए। अब प्रमुख कवि हैं केशव दास, रचनाएं तो सब लोग जानते ही हैं। फिर हैं बिहारी, दूसरे महत्वपूर्ण कवि। फिर हैं देव, घनानंद। देव कवि की रचनाओं की संख्या 52 बताई गई है। फिर है मतीराम, फिर है भूषण, पद्माकर। तो हैं तो बहुत सारे कवि, लेकिन पूरे कवियों को मतीराम, भूषण, पद्माकर की एक एक रचनाएं बता दे रहे हैं एक एक। केशव दास का जानी रहे रामचंद्र का, कवि प्रिया। बिहारी सतसई दोए हैं इनके। देव का है, देव की 52 रचनाएं है, प्रमुख दिया हुआ है। भवानी भाव विलास अष्टयाम, भवानी विलास अष्टयाम, भवानी विलास, सुंदर सिंदूर, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव माया, प्रपंच और सुख सागर तरंग आदि प्रसिद्ध हैं। फिर घनानंद है, इनकी रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह सागर, कोकसार, रस के लिवल्ली, घनानंद कवित्व, सुजान हित, प्रबंध, इस्कलता, जमुन रस, जमुन जस, जमुना जस, प्रीति पावस एवं सुजान विनोद प्रसिद्ध हैं। मतीराम का है ललित ललाम, और भूषण का है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि हैं। पद्माकर का है हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माचरण, जगदिनोद, आलीजहाँ आदि अन्य रचनाएं भी हैं। तो यह था रीतिकाल से संबंधित प्रमुख तथ्य। पूरा विस्तृत रूप से नहीं बनाया है क्योंकि पढ़ने पर तो बहुत। अगले में पढ़ेंगे खड़ी बोली, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये पूरा पाठ्यक्रम का सार था, हिंदी साहित्य का इतिहास से लेकर के रीतिकाल तक। बस एक टॉपिक बचा हुआ है, यही खड़ी बोली, आधुनिक इतिहास। 19 अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पूछता है ज़्यादा प्रश्न इन्हीं लोगों से। फिर मिलते हैं। चाहे तो इन जो रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, इनकी हेडिंग को लिख सकते हैं कापी में। ये किसका है? ये डॉक्टर जय सत सिंगार का। कौन गने पुरवन नगर, कामिनी एक रीत, देखत हरे विवेक को, चित्त हरे करि प्रीत। मानव रची छवि मूर्ति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। ये था रीतिकाल।
रीति 3 धाराएं हैं इसमें, रीतिबद्ध, रीति मुक्ति और रीति सिद्धि। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।